न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। मोहन भागवत ने एक ऐसा बॉम्ब छोड़ दिया है जिसके बाद लगातार चर्चा हो रही है कि अब मोदी क्या करेंगे। बड़ा सवाल अब यहां पर आकर टिक गया है। इसमें तीन बड़ी बातें सामने दिखाई देती हैं। सभी इस देश के नागरिक हैं, यही जन्मे, यही रहना है मिलकर, मगर उन्हें एक बात छोड़नी होगी। कौन सी? दूसरी बात, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, उसे कौन देखेगा? वहां जो हुआ वो खुद हुआ या करवाया गया, इसका क्या मतलब है? तीसरी बात, संघ के स्वयं सेवक देश के हर क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, कोई क्षेत्र खाली नहीं है, इसका अर्थ भी समझना होगा। मोहन भागवत की पहली बात के सभी देश के नागरिक हैं, विचारधारा और पूजा पद्धति अलग अलग होने के बावजूद सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। ये भारतीय संस्कृति को आगे ले जाना होगा, या किसी पूजा की पद्धति अलग होने से वो अलग नहीं हो जाता, यानी किसी विचारधारा अलग होने से उसे विरोधी विचारधारा कहना गलत है, उसे प्रतिपक्ष कहा जा सकता है और कहना चाहिए। ये बात उन्होंने धार्मिक विचार के बारे में भी कही और सदन के भीतर भी जो जीत कर आते हैं, यानी विपक्षी पार्टियों को विरोधी पार्टियां ना कहकर प्रतिपक्ष कहना होगा। मोहन भागवत ये कह रहे हैं। मोहन भागवत ने इस कथन में पहले के मुकाबले थोड़ा सॉफ्ट संदेश दिखाई दिया। यही बात मोहन भागवत या संघ के विचारक पहले से ही करते रहे हैं, मगर वो आखिरी जुमले में हिंदू शब्द जोड़ देते हैं, यानी हम सब की संस्कृति एक है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर हम सब हिंदू हैं। संघ इस विचार को मानने पर पूरा जोर देता रहा है। पिछले 10 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी को विदेश, पाकिस्तान, भारत विरोधी ये सब कह के निशाना बनाती रही है। संघ और संघ कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सीना ताने खड़ा रहे हैं और अपना एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को जितना शिद्दत के साथ पूरा करना हो वो करते रहे हैं। मगर 2024 के चुनाव में चुनाव के पहले दिन से ही ये बात सामने उजागर होने लगी थी कि संघ परिवार के कार्यकर्ता इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में शामिल नहीं हुए। लगातार ये चर्चा हुई कि आरएसएस ने बीजेपी का मतलब मोदी का साथ छोड़ दिया। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि संघ परिवार के कार्यकर्ता बीजेपी के चुनाव अभियान से आखिरकार अलग क्यों रहे। क्या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की आपसी तनातनी की वजह से ये सब हुआ, या फिर संघ मोदी सरकार से कुछ और चाहता है, या मोदी सरकार ने जो पूरा नहीं किया है। 10 साल तक नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारों के खुलकर मुस्लिम विरोधी बयानात का खामोशी से समर्थन करते रहे, और फिर ऐसा आज अचानक क्या हो गया कि मोहन भागवत ने कहा कि जो विदेशी आए थे वो विदेशी चले गए और जो यहाँ पर है वो सब भारतीय हैं। मोहन भागवत के इस बयान को क्या संघ के विचार परिवर्तन का घटक समझा जाए, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डायस्पोरा के साथ घटने वाली घटनाओं के कारण थोड़ा ठहरो ऐसा कुछ माना जाए, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। मोहन भागवत की जो दूसरी बात इस प्रोग्राम के शुरू होते ही मैंने कही, उन्होंने मणिपुर के दंगों का हवाला दिया और कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है या जलाया गया है, इसे देखना होगा। सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत साहब 1 साल से मणिपुर को जलता हुआ देख रहे हैं मगर खामोश रहे, फिर अचानक उन्हें मणिपुर की याद कैसे आ गई? क्या चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे? मोहन भागवत की दूसरी बड़ी बात जो कही मणिपुर के बारे में, उन्होंने मणिपुर के दंगों का हवाला देते हुए कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है या फिर इसे जलाया गया है, इसे देखना होगा। सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत साहब 1 साल से मणिपुर को जलते हुए देख रहे हैं मगर खामोश हैं, फिर अचानक क्या हो गया ऐसा कि उन्हें मणिपुर की याद आ गई? क्या चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, या फिर जिस तरह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि मुझे अमेरिका के एक अधिकारी द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि अब बांग्लादेश का एक छोटा टुकड़ा जिसके साथ बर्मा का एक छोटा टुकड़ा और बात को साफ तौर पर ना कह सके
लेकिन भारत का एक छोटा टुकड़ा मिलकर एक क्रिश्चियन देश बनाने का प्रस्ताव था और इस सौदे के बदले शेख हसीना की भारी बहुमत से जीत का वादा उन्हें मिला था। शेख हसीना ने इसे ठुकरा दिया था। मणिपुर में कुकी जनजाति का रिश्ता इजराइल से बहुत गहरा है। जी हाँ, मणिपुर की कुकी जनजाति का रिश्ता इजराइल से, और मणिपुर से बड़ी तादाद में कुकी जनजाति के लोग इजराइल गए हुए हैं। कुकी जनजाति में से हजारों को इजराइल मशीनरी ने यहूदी होने का यकीन दिया हुआ था और ये कुकी जनजाति को अपना 12वां कबीला बताते रहे हैं। क्या उन्हें इजराइल भेजना या ना भेजना के मुद्दे को दिमाग में रखकर जलाया गया या जल गया? शब्द का इस्तेमाल मोहन भागवत ने किया, या फिर मोहन भागवत का इशारा खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ था? ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। मोहन भागवत की तीसरी बड़ी बात, संघ के स्वयंसेवक देश के हर क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है, कोई क्षेत्र खाली नहीं है। इस कथन का एक अर्थ ये भी निकलता है कि आरएसएस ने अपनी मेहनत और संगठन के जरिए देश के हर विभाग, हर कार्य क्षेत्र में अपने लोगों को स्टैब्लिश करवाया और फिर जो स्टैब्लिश थे उन्हें संघ का सदस्य बनाया। मतलब कि देश के हर क्षेत्र में, हर विभाग में आरएसएस की बड़ी पकड़ मौजूद है। मोहन भागवत के कथन का अर्थ अगर यही है तो फिर इसे क्या मोदी के लिए एक बड़ी धमकी भरा संदेश माना जाना चाहिए? अगर आप आज भी चुनाव जीत रहे हैं तो उसमें संघ की एक मूक सहमति जरूर है, क्योंकि संघ ने साथ नहीं दिया लेकिन संघ ने हराया नहीं, कमजोर किया लेकिन हराया नहीं, सत्ता से बाहर नहीं किया। यदि संघ चाहे तो जो अधिकारी बिना किसी चीज की परवाह किए बीजेपी को 10 सालों वाली सरकार का सहयोग करते हुए दिखाई दिए हैं, वो अपना सहयोग कभी भी बंद कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इस बार की सत्ता पिछली सत्ताओं की तरह चलाना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जेपी नड्डा द्वारा जैसे चुनाव के दौरान ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसे संघ की जरूरत ही नहीं। जेपी नड्डा कौन है आप समझते हैं? जेपी नड्डा एक पपेट अध्यक्ष की तरह नरेंद्र मोदी और शाह के इशारों पर काम करते रहे हैं और मोदी जी ने भी धमकी दी थी कि अगर कोई बाज ना आया तो मैं सबकी पोल खोल दूंगा, फिर तुम सहन नहीं कर पाओगे। वैसे भी ये बात क्लियर तो नहीं है कि उन्होंने ये धमकी किसे दी थी, मगर मोहन भागवत का ये संदेश कि देश के हर विभाग में आरएसएस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हर सीट पर मौजूद हैं, वो संघ के विचार को आगे लेकर जाने में तत्पर हैं, तो फिर इस कथन को बीजेपी के लिए धमकी का जवाब ही माना जाएगा। और विपक्षी पार्टियों को भी इस संदेश से एक सबक लेना होगा कि जब देश में ऐसी स्थिति हो और मोहन भागवत ये दावा करते हो कि हर क्षेत्र के संघ के समर्पित कार्यकर्ता मौजूद हैं जहां, तो संघ की विपरीत विचारधारा वाली परियां भारतीय परिवेश में चुनाव जीतने के लिए क्या उपाय कर सकती है, उन्हें क्या करना चाहिए, जरा ये सोचिए। अपने तीसरे टर्म के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जीत एनडीए के सहयोग से पाली है, मगर उनका जो कार्य करने का तरीका रहा है, क्या वो इस बार भी ऐसा रहेगा या फिर घटक दल के दबाव में कुछ बदलाव आ सकता है? इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्रालयों के बंटवारे से साफ कर दिया कि उन पर किसी भी घटक दल का अभी कोई मौजूदा दबाव नहीं है। और मंत्रालय के बंटवारे का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बार्गेनिंग करके सत्ता में प्रवेश कर सकती है, यानी गठबंधन की सरकार बन गई, उन्होंने नहीं बनाई ये कह के कि जानबूझकर सत्ता छोड़ दे, इस प्रकार मोदी जी भी घटक दलों को जानबूझकर नाराज करने की कवायद इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि वो भी सत्ता से पीछा अब छुड़ाना चाहते हैं और सिर्फ फेस सेविंग के लिए सत्ता गिरने का इल्जाम अपनी सहयोगी पार्टियों को दे देंगे। बड़ा खेल है यहाँ, समझिए। इसमें से कारण कोई भी हो, मगर इस बार 2024 में बनने वाली सरकार किसी के लिए भी आसान नहीं है। शायद इस टर्म में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि मोहन भागवत ने जो जो कुछ कहा है
उसके कई मतलब निकल कर आते हैं। नंबर 1 जिसमें साफ दिखता है कि उन्होंने मोदी की सीधे सीधे क्लास ले ली है, मोदी को धमका दिया है, मोदी को यह बता दिया है कि तुम अधूरे हो, मेरे बगैर तुम पूरे नहीं हो। संघ की शक्ति का प्रदर्शन मोहन भागवत के इस भाषण से दिखाई देता है। इस भाषण को देखिए, सुनिए और इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सह चित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने सम कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना, लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन
जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।